मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई कैपेबिलिटी। अब हम पीछे जाके देखते हैं अपने कल्चरल वेव इसको क्लाइडोस्कोप पे एक दफा फिर से। तो हम ये सब कुछ कर क्या रहे हैं बेसिकली, हम ऑर्गेनाइजेशन के चेंज कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली हम चूज करें कि हमें अपने चेंज के प्रोसेस को किस तरीके से डिजाइन करना है। सबसे पहले हमने देखा कि जी हमारे पास कितना टाइम मौजूद है। स्कोप हमने देखा कि कितना बड़ा चेंज लेके आना है। प्रिजर्वेशन हमने देखी कि कौन कौन सी चीजों को हमने प्रिजर्व करना है चेंजेस आने के बाद। डाइवर्सिटी हमने देखी कि हमारे पास जो है वो डाइवर्सिटी की क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने प्लान किस तरीके से मैनेज करने हैं। कैपेबिलिटी को हमने देखा कि हमारी कैपेबिलिटी जो है वो हमें पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है, या फिर हमारी कैपेबिलिटी हमसे कह रही है कि अपने आप को पहले तैयार कर लो। और उसके बाद है हमारे पास कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या है, ये कहता है कि जी तीन चीजों से रिलेटेड होती है कैपेसिटी हमारे पास। नंबर वन कौन सी है हमारे पास, है कि जी हमारे पास पैसा कितना मौजूद है इस चेंज के प्रोसेस को ड्राइव करने के लिए। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जी चेंज लेके आना जो है वो कॉस्टली नहीं होगा। स्पेशली अगर हम जो है वो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो चेंज लेके आने के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है। अगर हम बिहेवियर्स की बात करते हैं अगेन, तो हमारे पास जो है वो मैनेजर्स के पास टाइम होना चाहिए हमारे, और हमारे पास डेफिनेटली जो है वो पैसा भी होना चाहिए। इसलिए कि जब हम अपने लोगों को चेंज के प्रोसेस के अंदर आ, उसके अंदर इंक्लूड करेंगे अपने लोगों को, तो जाहिर सी बात है कि हमारी ट्रांजेक्शनल कॉस्ट इंक्रीज होगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास द नंबर ऑफ पीपल विद एन एडिकेट चेंज कैपेबिलिटी, कि क्या हमारे पास इतने लोग मौजूद भी हैं जिनके पास चेंज की कैपेबिलिटी मौजूद है। तो ये तीन चीजें जो है वो बेसिकली जो है वो चेंज की कैपेसिटी की फील्ड हेडिंग में आ जाएंगी। अब अगर तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास कैपेसिटी ना हो, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास कैपेबिलिटी ना हो, तो वो ऑर्गेनाइजेशन अगर चेंज के प्रोसेस के अंदर कूद भी जाती है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिजास्टर की तरफ जा रही है। ठीक है, हाँ, अगर इनके पास कैपेसिटी मौजूद नहीं है और कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है, तो इनको चेंज के प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर और जो है वो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा इस ऑर्गेनाइजेशन को। अभी हम आगे पीछे जाके जब ये सारे कंप्लीट कर लेंगे, तो इंशाल्लाह हम चेंज क्लाइडोस्कोप को एक दफा फिर से देखेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है रेडीनेस। रेडीनेस क्या है, इज द एक्सटेंट टू विच स्टाफ आर, नंबर टू, दो चीजें हैं, अवेयर ऑफ द नीड फॉर चेंज एंड कमिटेड टू मेकिंग पर्सनल चेंजेस रिक्वायर्ड ऑफ देम। अब एक सेकेंड आप रुकेंगे जरा सा। आपने, मैं आपके साथ एक एक सेकेंड आप प्लीज रुकेंगे। देखिए, अगर आप कहते हैं कि जी हम चेंज लेके आना चाहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हम करेंगे क्या, हम रेडीनेस को फाइंड आउट कर रहे हैं बेसिकली ना, कि हमारे लोग चेंज के प्रोसेस को मतलब चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं भी या फिर नहीं है। ठीक है, हमें सबसे पहले जो है वो ये फाइंड आउट करना है। अब आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि सर्वे करवा लेते हैं कि क्या आप चेंज चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि जी हमारे मुल्क के अंदर तब्दीली आए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तब्दीली आए। ठीक है, और आम तौर पे जब हम इन तमाम लोगों को देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि, या इस सर्वे के रिजल्ट्स देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि हाँ भाई, लोग जो है बहुत ज्यादा विलिंग है चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन हकीकत जो है वो थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट हो सकती है। अब आप एक पिक्चर देखें जो मैंने यहाँ पे आपके साथ की है, कि ये ऊपर वाली पिक्चर के अंदर आमतौर पे हम जो है वो चेंज के सर्वे जो है वो इस तरीके से करते हैं।
हु वांट्स चेंज, तो तमाम लोग जो है वो हाथ उठा देंगे कि जी हमें जो है वो चेंज चाहिए। अब आप यहाँ पे नीचे वाली पिक्चर को अगर देखें तो ये कहता है हु वांट्स टू चेंज, कौन जो है वो अपने आप को चेंज करना चाहता है। असल सवाल ये नहीं है कि कितने लोगों को चेंज चाहिए, असल सवाल ये है कि कितने लोग चेंज होने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अगर तो आपने सर्वे कुछ इस तरीके से किया है कि ऊपर वाली पिक्चर को आप देख रहे हैं कि हु वांट्स चेंज आपने पूछा और तमाम लोगों ने जो है वो हाथ उठा दिया, आपके सर्वे में पॉजिटिव इंडिकेशन आई है, तो आपने कहा कि जी हमारी जो है वो रेटिनेस जो पॉजिटिव है और हमें यकीनन चेंज के प्रोसेस के अंदर जो है वो कूद जाना चाहिए और हमें चेंजेस लेके आने की कोशिश करना शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि हम यूं नहीं पूछेंगे कि जी हमें हमारे लोगों को चेंजेस चाहिए या नहीं चाहिए, हम ये पूछेंगे कि ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे सर्वेस के थ्रू, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, ग्रुप डिस्कशंस के थ्रू, इनफॉर्मल मीटिंग्स के थ्रू, कि हमारे पास कितने ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको हम थोड़ा सा जो है वो फैसिलिटेट करें या थोड़ा सा सपोर्ट करें तो वो अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हैं। यहाँ से हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो चेंज की रेडीनेस है वो क्या है। ठीक है, अब मैं वापस जरा सा अपनी स्लाइड्स के ऊपर आता हूँ। ये देखें स्लाइड्स वापस आ गई हैं आपके पास। ठीक है, स्लाइड्स आपके पास वापस आ गई हैं। रेडीनेस हम किस तरीके यस सर। यस सर। गुड, थैंक यू। रेडीनेस हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, हम कहेंगे कि क्या लोग आर पीपल अवेयर ऑफ द नीड फॉर चेंज, नंबर वन। नंबर टू, कमिटेड टू मेकिंग द पर्सनल चेंजेस रिक्वायर्ड ऑफ देम, कि ऑर्गेनाइजेशन जो उनसे पर्सनल चेंजेस चाहती है कि वो जो वो करें अपनी जात के अंदर करें, क्या वो चेंजेस करने के लिए तैयार हैं या फिर नहीं है। अच्छा, चेंज के प्रोसेस से पूरा का पहले जो है पूरा का पूरा एक जो है वो सर्वे का आमतौर के ऊपर प्रोसेस जो है वो चलाया जाता है, जिसके अंदर हम सर्वेस करते हैं और हम साइकोलॉजिकल सर्वेस हो सकते हैं जिसके अंदर हम लोगों के एटीट्यूड्स को टुवर्ड्स चेंज, ठीक है जी, मेजर करने की कोशिश करते हैं और हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये लोग अपनी जात के अंदर चेंजेस लेके आने के लिए तैयार हैं। अगर तो ये अपनी जात के अंदर चेंजेस लेके आने के लिए तैयार है, इन्हें जरा सी सपोर्ट दी जाएगी तो ये अपने आप को चेंज कर लेंगे, तो मैं कहूंगा कि हमारी जो है वो रेडीनेस जो है पॉजिटिव है और हम चेंज के प्रोसेस के अंदर कूदने के लिए तैयार हैं। और अगर हमें नजर आता है कि लोग सिर्फ हाथ तो उठा रहे हैं लेकिन अपनी जात के अंदर चेंज लेके आने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब देखिए ना, हम पाकिस्तान के अंदर हमें जो है वो चेंज चाहिए, ठीक है जी, हम तमाम के तमाम लोगों को चेंज चाहिए एंड वी आर ऑल्सो अवेयर ऑफ द नीड फॉर चेंज, कि भाई अगर चेंज नहीं आएगा तो हम डिजास्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप 22 करोड़ लोगों से पूछेंगे क्या क्या चेंजेस आने चाहिए इस मुल्क के अंदर, तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर कौन कौन से चेंजेस आने चाहिए, तो आप तमाम के तमाम लोगों के पास एक पूरी की पूरी लिस्ट मौजूद होगी कि हमारे मुल्क के अंदर ये चेंजेस जो है वो आने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इस पूरी की पूरी लिस्ट के अंदर किसी एक जगह पे भी ऐसी कोई चीज नहीं लिखी हुई होगी जिसके अंदर आप आइडेंटिफाई करके मुझे बताएं कि भाई दूसरों को छोड़ो, मुझे अपने अंदर भी चेंजेस लेके आने की जरूरत है और ये चेंजेस लेके आने की जरूरत है एंड आई एम विलिंग टू चेंज माई सेल्फ। आपको 22 करोड़ लोग ऐसे मिलेंगे जो चाहते हैं 21 करोड़ 99,99,999 लोग चेंज हो जाएं लेकिन मैं चेंज ना हूं। तो अगर 22 करोड़ लोगों का ये एटीट्यूड होगा तो मैं रेडीनेस के ऊपर नेगेटिव मार्क करूंगा, ना ये कि पॉजिटिव। और अगर रेडीनेस नेगेटिव है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, हम थोड़ी देर में इसको भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये रेडीनेस वाला जो है वो काम किस तरीके से होगा, हम सर्वेस के ऊपर जाते हैं, हम ग्रुप डिस्कशंस के ऊपर जाते हैं, हम ऑब्जर्वेशंस के ऊपर जाते हैं और हम बाकायदा डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम रेडीनेस पॉजिटिव या नेगेटिव फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। जी कुछ कह रहा है कोई? जी सर, मैं इसमें ऐड करना चाह रहा था, इसमें अगर एक कंपनी है जहां 20 साल से कैशियर जो है मैनुअली काम कर रहे हैं और वो कंपनी कंप्यूटर सिस्टम लॉन्च करना चाह रही है, तो उसमें उनका पर्सनली भी कंप्यूटर के साथ नो हाउ होना जरूरी है। अगर नहीं है तो क्या वो कंप्यूटर ट्रेनिंग करने के लिए तैयार है, जो लोग 20 बिल्कुल साल से सही है, मैनुअल काम कर रहे हैं? बिल्कुल तो सही है। बिल्कुल ये जो कमिटेड टू मेकिंग द पर्सनल चेंज रिक्वायर्ड ऑफ देम, मेरे ख्याल से इस सिनेरियो में भी ले सकते हैं। बिल्कुल आप ले सकते हैं कि क्या वो इस काम को करने के लिए तैयार भी है या नहीं है।
और अगर वो इस काम को करने के लिए तैयार नहीं है तो हम रेडीनेस को नेगेटिव मार्क करेंगे। और अगर उसके पास स्किल्स ही नहीं है तो आप देखिए हमने कैपेबिलिटी की बात की थी कि जी इंडिविजुअल्स की कैपेबिलिटीज क्या है कि वो चेंजेस को कोप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सक्यूज मी सर। इब्राहिम सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी जनाब। सर इसके अंदर हम नेशनल बैंक की एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब वो लोग सिस्टम पूरा लेके आए थे तो वहां पे एक रेजिस्टेंस शो की गई थी और उस रेजिस्टेंस की वजह से एक बहुत बड़ा फेलियर हुआ था। तो क्या एग्जाम्पल इसके ऊपर फिट बैठ जाएगी ये वाली? बिल्कुल फिट बैठेगी, बल्कि नेशनल बैंक की तो एग्जांपल मैं खुद भी देता हूँ, बल्कि शायद मैंने लास्ट टाइम जो है वो दी भी होगी। तो उसका हाल जो है वो आज भी वही है जो आज से पहले 10 साल पहले था या 15 साल पहले था। वो एक सिस्टम लेके आए, वो सिस्टम जो फेल हो गया। उसकी वजह ये नहीं है कि उनके पास टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज नहीं थी या उन्होंने कंसल्टेंट्स हायर नहीं किए होंगे। वजह ये थी कि रेडीनेस के ऊपर नेगेटिव स्कोर कर रहे थे वो। ठीक है, लेकिन जब आप जाके उनके एम्प्लॉय से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि यहाँ पे तो सब कुछ जो है वो बिगड़ा हुआ है, ये सब कुछ सही होने की जरूरत है। हर शख्स के ख्याल में बहुत कुछ चेंज होने की जरूरत है सिवाय उसकी अपनी जात के। ठीक है जी, तो बिल्कुल फिट एग्जाम्पल है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाती है, थैंक यू सर। अच्छा अब आ जाती है सबसे आखिर के अंदर हमारी पावर। ठीक है, हम ये भी देखेंगे कि हमारे पावर के जो इश्यूज हैं वो क्या हैं। दिस इज द अमाउंट ऑफ पावर और ऑटोनॉमी। This is the amount of power autonomy that the key change agents have to implement change as they wish. देखें, जब आप चेंजेस करने के लिए जाएंगे तो आपके पास कुछ जो वो चेंज एजेंट्स होते हैं। चेंज एजेंट्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिन्होंने चेंज के प्रोसेस को ड्राइव करना है, जिन्होंने चेंज को उसके अंजाम तक पहुंचाना है। ठीक है जी, उसकी डेस्टिनी तक पहुंचाना, ये जो वो चेंज एजेंट्स कहलाते हैं। चेंज एजेंट्स कौन कौन लोग हो सकते हैं? आमतौर के ऊपर सीईओज हो सकते हैं चेंज एजेंट्स। ठीक है जी, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स आमतौर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है कि वो चेंज के प्रोसेस को ड्राइव करें। ह्यूमन रिसोर्स वाले भी हो सकते हैं। आमतौर पे ये जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड्स भी हो सकते हैं जो चेंज एजेंट होते हैं। हम आमतौर पे पास कंपनीज जिनके पास जो है वो चेंज कैपेबिलिटीज नहीं होती हैं लेकिन उनके पास पैसा बहुत होता है, वो चेंज एजेंट्स भी जो है वो हायर करती है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी रिसेंटली जो है वो के इलेक्ट्रिक ने जब सैप इम्प्लीमेंट किया था तो उन्होंने जो है वो चेंज एजेंट्स जो हमारे होते हैं एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स हायर किए थे चेंज के प्रोसेस को ड्राइव करने के लिए। पीएसओ ने एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स हायर किए थे चेंज के प्रोसेस को ड्राइव करने के लिए। मैं खुद एक कंपनी के अंदर काम करता रहा हूँ जिसका नाम है बैकअप कंसल्टिंग, और ये लोग भी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे एज चेंज कंसल्टेंट कि हम आपको जो है वो चेंज का प्रोसेस डिजाइन करके देंगे। तो कंपनीज बाज़ औक़ात एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स पे भी जा सकती हैं। एचआर डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, सीईओज हो सकते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कमेटी बनाई जा सकती है चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। कई किस्म के लोग हो सकते हैं जिनको हम चेंज एजेंट का रोल जो है वो दे सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बाज़ औक़ात हम जब चेंज एजेंट्स चूज करते हैं तो उन चेंज एजेंट्स के पास या तो पावर नहीं होती है या फिर उनका इंटरेस्ट नहीं होता है चेंज के प्रोसेस को ड्राइव करने में। तो अब ये भी चीज है एक कि हम जिसको चेंज एजेंट बना रहे हैं क्या उसके पास पावर मौजूद है भी या नहीं है। अगर उसके पास पावर मौजूद नहीं होगी तो आपकी सारी की सारी चीज अपनी जगह पे मौजूद होंगी और हमारा चेंज का प्रोसेस जो है वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सकेगा। अब देखें, हमने यहाँ पे वापस आ गए हैं अपने चेंज क्लाइडोस्कोप के ऊपर। हमने अब देखते हैं इसको, तो हमें चीजें जो है थोड़ी बेहतर तौर के ऊपर समझ में आना शुरू होंगी कि ये जो आउटर रिंग है ये ऑर्गेनाइजेशन का चेंज कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंदर 8 कॉन्टेक्चुअल फीचर्स हैं। जो हमने शुरू किया था टाइम से और हमने एंड किया है पावर के ऊपर। मेरे पास कितना टाइम मौजूद है मेरे चेंज का स्कोप कितना है, यानी एक्सटेंड कितनी है, कितना बड़ा चेंज है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स को प्रिजर्व करूंगा ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ के, डाइवर्सिटी कितनी है, कैपेबिलिटी कितनी है,
कैपेसिटी कितनी है, रेडीनेस कितनी है, और पावर कितनी है मेरे चेंज एजेंट्स के पास। मैं इन 8 कॉन्टेक्चुअल फीचर्स को देखते हुए डिसाइड करूंगा 5 चीजों के बारे में कि मेरी चेंज का पाथ क्या होगा, चेंज का स्टार्ट पॉइंट क्या होगा। स्टार्ट पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं, चेंज के टॉप डाउन भी हो सकता है, बॉटम अप भी हो सकता है। चेंज जो है वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो एक साथ भी जो है वो चलाया जा सकता है। चेंज का स्टाइल क्या होगा, यहाँ पे प्रोबेबली हम बात कर रहे हैं लीडरशिप स्टाइल्स के, कि ऑटोक्रेटिक होगा, डेमोक्रेटिक होगा, या फिर जो एक डिक्टेटरशिप वाला स्टाइल होगा वो होगा। ठीक है, तो चेंज इंटरवेंशंस क्या होंगी हम आगे जाके देखते हैं। चेंज इंटरवेंशंस भी कई किस्म की हो सकती हैं। चेंज के रोल्स जो है वो कौन कौन परफॉर्म करेगा हम उसकी भी बात कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ये जो 5 डिजाइन चॉइसेस हैं, ये मुझे बताएगा कौन कि मैंने कौन सी चूज करनी है, मुझे मेरा जो है वो चेंज कॉन्टेक्स्ट बताएगा। मिसाल के तौर पे टाइम हमारे पास मौजूद नहीं है, हम रिएक्टिव चेंज की अप्रोच, हम रिएक्टिव वाले जो लोग थे, हमारे पास टाइम मौजूद नहीं है और हमारा स्कोप जो है वो बहुत बड़ा है। तो अगर ये वाली चीज है तो मैं चेंज पाथ वाली जगह पे जब जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि मुझे तो ट्रांसफॉर्मेशन एंड बिग बैंग, मुझे तो जो है वो रेवोल्यूशन चाहिए। अगर मुझे रेवोल्यूशन चाहिए तो इसका मतलब ये होगा कि मैं एक रिस्की अप्रोच की तरफ जा रहा हूँ। अब रेवोल्यूशन की जो है वो कई तरीके हो सकते हैं। मैंने आगे जाके देखा, मैंने कहा कि यार इसके साथ साथ जो है ना रेडीनेस जो है वो नेगेटिव है। मैं यहाँ पे चले कुछ चीजें जो है वो मार्क कर देता हूँ। टाइम मौजूद है, नहीं है, मैंने नेगेटिव मार्क किया। स्कोप, स्कोप इज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है जी। रेडीनेस इज नेगेटिव। पावर, हमारे चेंज एजेंट के पास पावर मौजूद है, मैंने कहा नेगेटिव। चेंज की कैपेसिटी है, मैंने कहा कि नहीं यार कैपेसिटी भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। कैपेबिलिटी नेगेटिव। डाइवर्सिटी, मैंने कहा कि मेरे लिए जो है वो नेगेटिव साइन कर रही है कि जी डाइवर्सिटी जो है वो बहुत कम है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग जो है वो कल्चर है। ठीक है, प्रिजर्व मुझे कुछ करना है, मैंने कहा कि नहीं मुझे जो है वो प्रिजर्वेशन के ऊपर जो है वो कोई काम नहीं करना, लेट से। ये मैंने अपने चेंज कॉन्टेक्स्ट को देखना शुरू किया। ये चेंज कॉन्टेक्स्ट आपको किस किस्म की पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है, इज इट अ हॉरिबल पिक्चर, या फिर ये एक जो है वो बड़ी कहेंगे खुश आइंद किस्म की पिक्चर है कि टाइम मेरे पास मौजूद नहीं है, स्कोप ट्रांसफॉर्मेशन है, डाइवर्सिटी हमें जो नेगेटिव पिक्चर प्रेजेंट कर रही है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है, और कैपेबिलिटी हमारी जो है वो जीरो है, कैपेसिटी हमारी जीरो है, रेडीनेस जीरो है, पावर हमारे चेंज एजेंट के पास मौजूद नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि आपका चेंज पाथ क्या होगा, स्टार्ट पॉइंट क्या होगा, स्टाइल क्या होगा, इंटरवेंशन क्या होगा, और रोल क्या होगा। अब आप में से कोई भी अगर जो है यहाँ पे बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज मैं ही कंटिन्यू कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि अब हम रेवोल्यूशन की एक ऐसी अप्रोच के ऊपर जाएंगे, ये मेरा अपना जाती ख्याल है। हम रेवोल्यूशन के ऊपर जाएंगे और रेवोल्यूशन की भी एक ऐसी अप्रोच के ऊपर जाएंगे कि हम कहेंगे कि भाई चूंकि कि रेडीनेस नेगेटिव है, यहाँ से हम रेवोल्यूशन के ऊपर जाएंगे। ये चूंकि कि रेडीनेस हमारी जो है वो नेगेटिव है, ट्रांसफॉर्मेशन हमारा स्कोप है, टाइम मौजूद नहीं है, कैपेबिलिटी भी नहीं है, कैपेसिटी भी नहीं है। ऐसा करो, आप तमाम के तमाम लोगों को जो है ना कंपनी से फारिग करो, ठीक है, और उसके बाद हम एक नए सिरे से जो है वो लोगों को हायर करना शुरू करेंगे। अच्छा, ये बहुत ज्यादा रिस्की अप्रोच है, बहुत मुमकिन है कि हम इस वाली अप्रोच के ऊपर जाएं तो नए लोगों को हायर करने के बाद या तो कंपनी उठ जाएगी या फिर कंपनी बैठ जाएगी, तीसरा कोई ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारे पास फिलहाल नहीं होगा। ठीक है, और अगर हम इन्हीं लोगों को जो है वो चेंज करने की कोशिश एक्सक्यूज करते मी हैं। सर। जी इब्राहिम। सर ये अभी जो स्टील मिल के अंदर हो रहा है, इसके अंदर बिल्कुल अगर हम सही है। इस एग्जाम्पल को यहाँ पुट करें, स्टील मिल वाली, यार आप सर देखिए सर टाइम भी नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है। जी सर। मैं आपको इसकी एग्जांपल अभी बता देता हूँ। आज का अखबार उठा के देखिए आप, सही है, जी मेरा सर। ख्याल है आज का या कल का, कितने 5,400 लोग फारिग कर दिए। जी सर, अभी 5,400 लोग फारिग कर दिए सर। उनको सैलरी 3-3 महीने की पिछली बस दी नहीं है, वो सैलरी ठीक भी है, नहीं दी गई, और उनके लिए एक फंड बनाया था, उस फंड का भी बेड़गर मार दिया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम लेकिन देखिए स्टील मिल्स के अंदर जो कुछ भी हो रहा है ना, मेरा पर्सनली जो ख्याल है वो ये है कि अगर आपने कहा ना टाइम स्टील मिल्स के पास, देखें मेरे भाई टाइम मौजूद है। इट्स नॉट लाइक कि स्टील मिल्स के पास टाइम मौजूद नहीं है।
भाई स्टील मिल्स के पास टाइम मौजूद है, ठीक है सर। गवर्नमेंट के पास स्टील मिल्स मौजूद है। उसकी दूर दूर तक जो है ना स्टील मिल्स का जो एक्चुअल कंपटीशन, स्टील मिल्स का जो साइज है ना, वो मार्केट के अंदर मौजूद नहीं है। मार्केट के अंदर टेक्नोलॉजिकली जो है वो कोई बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आ रहे हैं, कोई लॉज चेंज नहीं हो रहे हैं, कोई कंपटीटर्स नहीं आ रहे हैं, कोई नई प्रोडक्ट नहीं आ रही है। स्टील मिल्स के पास अपने आप को चेंज करने के लिए टाइम मौजूद है, अगर ये 10-15 साल का अपने आप को अरसा दे दें तो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं ख्याल है कि स्टील मिल्स के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आने के लिए लोग जो है वो तैयार हैं। इनकी फिलहाल जो कोशिश है वो ये है, ये चेंज लेके नहीं आना चाह रहे। इनकी फिलहाल कोशिश ये है कि किसी तरीके से इस स्टील मिल्स को बंद कर दिया जाए और इस स्टील मिल्स को जो है वो बेच दिया जाए। फिलहाल ये कोशिश नजर आ रही है, चेंज की कोशिश मुझे बज़ाहिर नजर नहीं आ रही। ठीक है, चेंज की कोशिश जो हमने ऑब्जर्व किया सही मानों के अंदर पिछले कुछ अरसे के अंदर जो कोशिश, ठीक है जी, वो कामयाब हुई या नहीं हुई ये तो अंदर वाले लोग ही बता सकते हैं। वो हमें पीआईए के अंदर कुछ कोशिशें होती हुई नजर आई हैं कि कभी उन्होंने पीआईए के अंदर जो है वो डाउन साइजिंग की, कभी उन्होंने जो है वो पीआईए के सीईओ को चेंज करने की कोशिश की, कभी उन्होंने पीआईए के अंदर जो है वो ट्रेनिंग्स लॉन्च करने की कोशिश की। पीआईए के अंदर हमें कुछ कोशिशें होती हुई नजर आई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा तो यही ख्याल है बाहर देख के कि वो चेंजेस जो हम कोशिश कर रहे थे पीआईए के अंदर लेके आने की वो सक्सेसफुल नहीं हुई है। ठीक है, और जहाँ तक स्टील मिल्स का बात है तो मेरा ख्याल है कि स्टील मिल्स के पास डेफिनेटली टाइम मौजूद है, लेकिन हम चेंजेस लेके आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम बहुत डिफरेंट अप्रोच लेके जो है वो स्टील मिल्स के अंदर चल सकते थे अगर हम चेंजेस लेके आना चाहते थे तो। ठीक है, तो ये तो हमारी एक सर मगर गवर्नमेंट ही नहीं चाहती। ये सर स्टील मिल की आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इग्जाम सर, कि इसमें हमारे पास जो है वो कैपेबिलिटी भी, कैपेसिटी भी और टाइम भी है। और मुशर्रफ के दौर में इसमें बहुत ज़्यादा रेडिकल चेंजेस आए थे और काफ़ी इम्प्रूवमेंट की तरफ चली गई थी पाकिस्तान स्टील मिल। मुशर्रफ का दौर जब खत्म हुआ 2007 तक, उस वक्त तक ये काफ़ी स्टेबल हो चुकी थी, मतलब अपने ब्रेक इवन से थोड़ी ऊपर ही आ चुकी थी। और जैसे उनका दौर खत्म हुआ उसके बाद माशाल्लाह सो कॉल्ड हमारी जमहूरियत आई, जमहूरियत के बाद उसका दोबारा से बेड़ा गर्क हुआ। भैया अब ऑनलाइन क्लास के ऊपर रिकॉर्डिंग हो रही है, जमहूरियत को गाली नहीं दे सकते, केस बन जाएगा। चले आगे बढ़े। तो मैंने तो गाली नहीं दी, मैंने तो हकीकत सो कॉल्ड कह दिया ना आपने, मुहज़्ज़ब अल्फाज के अंदर ये वही होती है। चले आगे बढ़े। मजाक कर रहा हूँ। चले ठीक है, और तो बिल्कुल आपने सही कहा कि जी वो हमारी जो है वो चेंजेस कुछ पॉजिटिव आना शुरू हुई होंगी, लेकिन ये कि वो चूंकि के सस्टेनेबल चेंजेस नहीं थे तो वो सारी की सारी चीजें जो वो रोल बैक हो गई, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि हमने जो है वो चेंज भी कर दिया था लेकिन हम रिफ्रीज करना शायद जो है वो भूल गए थे चीजों को, कि वो अपनी जगह जो है वो पकड़ लेती। चेंजेस जो आई थी, पॉजिटिव चेंजेस जो आई थी, जब तक उन्होंने अपनी जगह नहीं पकड़ी थी उसका मतलब ये कि वो जो है वो रिफ्रीज वाले स्टेज के अंदर एंटर नहीं हुई। अच्छा, तो ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का सिनेरियो था। अब हम इसके अंदर जो कुछ चीजें देखते हैं आगे चल के कि किस तरीके से हम डिफरेंट चीजों को यूज कर सकते हैं डिजाइन चॉइसेस के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टेक्चुअल फीचर शुड बी कंसीडर्ड बिफोर अ चेंज अप्रोच इज सिलेक्टेड फ्रॉम द मेन्यू ऑफ डिजाइन चॉइसेस। कि जब हम डिजाइन चॉइसेस है हमारे पास, इससे पहले हमें जो कॉन्टेक्चुअल फीचर्स को देखना होगा। ये कॉन्टेक्चुअल फीचर्स हमें डेफिनेटली हमारी चेंज अप्रोच को सिलेक्ट करने के अंदर जो हेल्प करेंगी। मिसाल के तौर पे ये चेंज पाथ की बात करता है, दिस कंसिस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ चेंज इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंट ऑफ चेंज एंड स्पीड ऑफ चेंज। जो पीछे हमने एक मैट्रिक्स बनाया था हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जब टाइम को देखेंगे और हम स्कोप को देखेंगे तो हम अपना चेंज पाथ पता चल जाएगा। चेंज स्टार्ट पॉइंट कौन सा होगा? दिस इज वेयर द चेंज इज इनिशिएटेड एंड डेवलप्ड। फॉर एग्जांपल टॉप डाउन भी हो सकता है, बॉटम अप भी हो सकता है, या फिर दोनों का एक कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जब हम रेडीनेस देखेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स के ऊपर कि क्या है, एम्प्लॉइज के लेवल के ऊपर क्या है, मैनेजर्स के लेवल के ऊपर रेडीनेस कैसी है, टॉप मैनेजमेंट के लेवल के ऊपर रेडीनेस कैसी है, एम्प्लॉइज के लेवल के ऊपर लोगों के पास कितनी पावर मौजूद है, मैनेजर्स के लेवल के ऊपर हमने कितनी उनको फॉर्मल अथॉरिटीज दी हुई हैं और उनके पास कितनी पावर है, टॉप मैनेजमेंट के पास कितनी पावर है। तो ये सारी चीजें जिस वक्त हम ऑब्जर्व करना शुरू होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि चेंज का स्टार्ट पॉइंट कौन होगा और जो है वो चेंज जो है वो ट्रिगर किस जगह से होगा। डेफिनेटली एक ऐसी जगह जहाँ पे जो है वो पावर भी मौजूद है, रेडीनेस भी मौजूद है, वो हमारा जो है वो ट्रिगर पॉइंट हो सकता है चेंज का। ठीक है जी, फिर हम कहते हैं बिल्कुल इसी तरीके से आगे चल के कि चेंज का स्टाइल जो है वो कौन सा होगा।
चेंज के स्टाइल के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज द मैनेजमेंट स्टाइल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। देयर इज अ कंटिन्यूम ऑफ स्टाइल फ्रॉम हाईली कोलैबोरेटिव टू पार्टिसिपेटिव। कोलैबोरेटिव भी हो सकता है कि सब लोग मिलके करते हैं, पार्टिसिपेटिव भी हो सकता है, डायरेक्टिव भी हो सकता है, कोवर्सिव भी हो सकता है। देयर आर नो प्रेस्क्रिप्शंस, टॉप डाउन चेंज कैन स्टिल बी म्यूचुअल और पार्टिसिपेटिव। अब अगर आप बात करें बड़ी बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, तो मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि ये जो कोवर्सिव का वर्ड यूज किया है, कोर्जन का जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है बाय फोर्स। बाय फोर्स या फिर डंडे के जोर के ऊपर जो है वो चेंज को इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करना। मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो जब कोर्जन का मेथड यूज करती हैं या फिर वो बाय फोर्स चीजों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हैं, तो उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम देखें, प्रेजर्वेशन की भी हमने बात की थी ना, कि कुछ की पोजीशंस ऐसी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कुछ की लोग ऐसे होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक्चुअली पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ड्राइव कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, रेवेन्यूज लाके दे रहे होते हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन के कायम रहने का जो है वो एक बहुत बड़ा के कायम रहने में उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमें डेफिनेटली ये भी डिसाइड करना है कि हमें जो कौन कौन सी चीजों को प्रिजर्व करना है। जब हम बाय फोर्स चीजों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और हम जो है वो लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो तमाम लोग जो हमारे स्किल्ड लोग हैं, वो तमाम लोग जिनकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, उनको सबसे पहले हमारे जो है वो कंपिटिटर्स लेके चले जाएंगे। और होगा क्या, 1 साल या 2 साल के बाद कि हम चेंजेस तो इम्प्लीमेंट कर लेंगे सक्सेसफुली, लेकिन हम उन तमाम लोगों को खो देंगे जिन्होंने हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कह लें कि ग्रोथ के अंदर अपना पॉजिटिव रोल प्ले करना था। ठीक है, तो जाहिर है कि जब हम जो है वो डंडे के जोर पे चेंज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो उसके प्रॉस भी हैं और कॉन्स भी हैं। डायरेक्टिव कि हमने लोगों को बता दिया, चूंकि अगर देखें मैनेजेरियल कैपेबिलिटी है हमारी, यानी मैनेजर्स हमारे कैपेबल हैं, लेकिन लोगों के अंदर हमारे जो है वो कैपेबिलिटी नहीं है, ज्यादातर लेबर क्लास लोग काम कर रहे हैं। तो हम चेंज के प्रोसेस को जो है वो डायरेक्टिव रखेंगे कि जी मैनेजर्स अपने लोगों को सिर्फ डायरेक्शन दिखाएंगे और इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करेंगे, इसलिए कि हमारे लोगों की कैपेबिलिटी नहीं है, वो चेंज की नीड को भी नहीं समझ सकते और वो जो है वो चेंज को जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं होंगे, तो डायरेक्टिव हो सकता है। अच्छा, पार्टिसिपेटिव के कुछ प्रॉस हैं, और वो प्रॉस के अंदर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि जब आप किसी चीज के अंदर जो पार्टिसिपेट करते हैं, किसी डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और चेंजेस सजेस्ट करते हैं, आपके सामने सजेस्ट की जाती हैं, तो आपकी जो कमिटमेंट का लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है, इसलिए कि आपकी दफा इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपने खुद ने पार्टिसिपेट किया था और अपने गोल्स आपने खुद ने सेट किए होंगे। कोलैबोरेटिव का मतलब ये होगा कि डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो मिलके जो है वो डिसाइड कर रहे होंगे कि उन्हें जो है वो किस तरीके से चेंज के प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है। उसके बावजूद भी कह रहा है कि देयर आर नो प्रेस्क्रिप्शन, कोई एक जो है वो स्पेसिफिक प्रेस्क्रिप्शन नहीं हो सकती है। हम पूरे चेंज कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमारे चेंज मैनेजमेंट का स्टाइल जो है वो किस किस्म का हो सकता है। फिर चेंज स्टाइल के बाद उसने आगे जाके कहा कि चेंज इंटरवेंशन किस किस्म की हो सकती हैं। मैंने आपको शुरू में एक एग्जांपल दी थी, जो एग्जांपल थी एक ऐसी कंपनी की जो सैप इम्प्लीमेंट करना चाहती थी। ये एग्जांपल थी पॉलिटिकल इंटरवेंशन की। के इलेक्ट्रिक का बात नहीं, मैंने के इलेक्ट्रिक की नहीं, मैंने तो ऐसी एक जनरल एक एग्जांपल दी थी। सैप के इलेक्ट्रिक ने भी इम्प्लीमेंट किया बिल्कुल। मैंने तो एक जनरल एग्जांपल दी थी कि ऑर्गेनाइजेशन जब चेंज लेके आना चाह रही होती हैं, तो उसके वो जो है वो कई किस्म की इंटरवेंशन। अच्छा, इंटरवेंशन का मतलब क्या है कि हम एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स में किस तरीके से इंटरवीन करेंगे, किस तरीके से हम एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स को डिस्टर्ब करेंगे ताकि हम उसको जो है वो चेंज कर सकें। ठीक है, तो पॉलिटिकल इंटरवेंशन बेसिकली ऐसी इंटरवेंशन होती हैं जिसके अंदर हम जो है वो मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, हम लोगों को गलत पिक्चर दिखाते हैं ताकि उनको यकीन हो जाए कि वो जिन चीजों के ऊपर बिलीव करते हैं वो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती और रियलिटी कुछ और है, इसलिए उन्हें अपने बिहेवियर्स को ऑल्टर करना चाहिए। ये पॉलिटिकल इंटरवेंशंस कहलाती हैं। अब देखें, अगर आपसे जो नेशनल लेवल के ऊपर भी जाके बात करूं, तो आप एक चीज पर बड़े गौर से जो नोट करना शुरू कर दें, हर वो चीज जिसके ऊपर टेलीविजन के ऊपर डिबेट शुरू हो जाए, ऑल ऑफ अ सडन मीडिया के अंदर, न्यूज़पेपर्स के अंदर और जो है वो हर जगह वहां पे जो है उसके ऊपर डिबेट शुरू हो जाए, तो आप समझ जाएं कि ये जो है वो अनफ्रीज करने वाला जो है वो मामला चल रहा है और आने वाले दिनों के अंदर इन्हीं चीजों से रिलेटेड कोई ना कोई डिसीजन आने वाला है।
तो वो करते क्या है कि पहले एग्जिस्टिंग माइंडसेट को जो है वो शेक करते हैं। अभी दोबारा लॉकडाउन से पहले भी 1-1.5 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले जो है वो अचानक जो है वो न्यूज आना शुरू हो गई थी, और उसके बाद जो है वो लॉकडाउन लगाया गया। डायरेक्टली लॉकडाउन नहीं लगाया गया, पहले आपका माइंड जो है वो मेकअप किया गया है कि आप तैयार हो जाएं, और जो चीज जिसके ऊपर आप यकीन करते हैं उसके ऊपर यकीन करना छोड़ दें, और जो हम आपको बता रहे हैं उसके ऊपर यकीन करना शुरू कर दें। वो ये काम जो है वो दुनिया के अंदर हर जगह हो रहा है। ये काम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी हो रहा है। ये काम इवन मैं आपको बताऊं कि जो है वो घरों के अंदर भी हो रहा है, जब हम लोग अपने बच्चों को जो है वो बेवकूफ बनाते हैं। ये कहलाती है पॉलिटिकल इंटरवेंशंस। ठीक है, इसकी आपको सैकड़ों एग्जांपल्स जो है वो अपने आसपास जो है वो मिलेंगी। ठीक है। अच्छा, हमारी वाली एग्जांपल कौन सी थी जिसके अंदर उन्होंने सैलरी रोक दी थी? पॉलिटिकल लेवल के ऊपर क्या है? पॉलिटिकल लेवल के ऊपर कौन कौन सी एग्जांपल आपको मिल सकती हैं? मैं जो अपने आसपास देखता हूँ, मुझे जो अपने इलाके के अंदर नजर आती हैं, वो कुछ इस तरीके से है कि अचानक एक दिन जो है वो पूरे शहर के जो है वो गटर भर जाते हैं। क्या ख्याल है आपका? पूरे शहर के गटर जो है वो एक साथ भर जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि क्या ये एक इत्तेफाक है, या फिर आपके माइंडसेट्स को शेक करने की कोशिश की जा रही है कि आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है या आपकी जो गवर्नमेंट है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही है? तो इस टाइप की चीजें जो है वो हो सकती हैं। अच्छा, टेक्निकल इंटरवेंशंस कौन कौन सी हो सकती हैं? हमारे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, हमारे सिस्टम्स हो सकते हैं, और हमारे स्ट्रक्चर्स और हमारे सिस्टम्स जब हम चेंज करते हैं तो जाहिर है कि उसके साथ हमें लोगों को भी चेंज करने की जरूरत पड़ती है। अब देखें, वही हमने एक वीडियो जो देखी थी कि उन्होंने ऑरेंज ट्रेन या पता नहीं कौन सी ट्रेन उन्होंने जो है वो लाहौर के अंदर या पता नहीं किस जगह पे जो है वो शुरू की है। ये एक सिस्टम के अंदर जो है वो एक चेंज लेके आए, लेकिन इसके साथ साथ हम जो है वो लोगों को चेंज करना भूल गए। तो लोगों ने जो है वो उन बसेस के साथ जो है वो क्या किया, ठीक है, या हम जो है वो यहाँ पे जो है वो सड़क बनाते हैं, ये एक तरीके से जो है वो टेक्निकल इंटरवेंशन है कि भाई सड़क बना दो तो लोग जो है वो सुकून से जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। और सड़क बनती है, अगले ही दिन उस जो है वो सड़क के ऊपर कोई ना कोई जो है वो कील ठोक के अपना जो है वो टेंट लगा लेता है। तो वो जो कील उसने ठोकी थी उससे जो है उसने सड़क जो है वो बर्बाद कर दी। या फिर वो जो है वो सड़क को खोद के जो है वो अपनी जो है कोई स्पीड ब्रेकर जो है वो अपनी मर्जी से बना देते हैं। तो हम करते क्या है कि हम जो है वो स्ट्रक्चरल या टेक्निकल इंटरवेंशन तो करते हैं, हम चीजों को चेंज करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को चेंज करना भूल जाते हैं, तो लोग उस चीज को बर्बाद कर देते हैं। कल्चरल इंटरवेंशंस भी हो सकती हैं कि सिंबल्स, स्टोरीज, रिचुअल्स एंड रूटीन्स को ही चेंज कर दिया जाए। ठीक है, स्टोरीज को लेकिन आप चेंज किस तरीके से करेंगे, उसके लिए आपको प्रैक्टिसेस को जो है वो ऑल्टर करना होगा। सिंबल्स को चेंज कर सकते हैं हम, ताकि जो है वो लोगों के बिहेवियर्स को हम ऑल्टर कर सकें। बिल्कुल इसी तरीके से इंटरपर्सनल इंटरवेंशन की एक एग्जांपल है एजुकेशन हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, ट्रेनिंग हो सकती है, पर्सनल डेवलपमेंट हो सकती है। ये तमाम इंटरवेंशंस की टाइप्स हैं। अच्छा, इसके बाद हम जाते हैं तो चेंज इंटरवेंशंस के बाद है कि जी चेंज का रोल जो है वो कौन परफॉर्म करेगा। ठीक है, अच्छा, चेंज का रोल कौन परफॉर्म करेगा उसके लिए मैं आपको आगे एक चीज दिखा देता हूँ। ये हम एक बनाते हैं पावर ग्रिड के नाम से, एक जो है वो चीज होती है, मेरा ख्याल है पावर ग्रिड ही है ये। हम एक पावर ग्रिड बनाते हैं, उसके अंदर आप देखें तो वाई एक्सिस के ऊपर टॉप साइड के ऊपर लिखा हुआ है हाई, नीचे लिखा हुआ है लो। एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है लो और हाई लिखा हुआ है यहाँ पे। एक्स एक्सिस के ऊपर हम इंटरेस्ट को काउंट कर रहे हैं और वाई एक्सिस के ऊपर हम रिलेटिव पावर को काउंट कर रहे हैं। जिस वक्त हमें ये डिसाइड करना होता है कि चेंज का रोल कौन परफॉर्म करेगा, तो उस वक्त हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, इंक्लूडिंग हम इसको जो है एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स को भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, उनको हम इस ग्रिड के ऊपर जो है वो प्लेस करते हैं। वो तमाम लोग जो पावर जो लो लो के ऊपर स्कोर करते हैं, वो तमाम हमारे चेंज के एजेंट्स नहीं हो सकते। इनकी रेडीनेस भी नेगेटिव है और इनके पास जो पावर भी मौजूद नहीं है। वो तमाम लोग जो हमारे हाई हाई के ऊपर स्कोर करेंगे, ये तमाम लोग हमारे चेंज के एजेंट्स भी हो सकते हैं, और ये हमारा चेंज का जो स्टार्टिंग पॉइंट भी हो सकता है। तो हम ये ग्रेड बना के फैसला कर सकते हैं कि चेंज का रोल जो है वो कौन परफॉर्म करेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने चेंज रोल की बात कर ली, और उसके बाद ये कहता है आखिर के अंदर आके एक चीज कि however the kaleidoscope does not give contextual configurations that can in turn be used to prescribe formulaic design choices for particular context। हम क्लाइडोस्कोप को यूज नहीं कर सकते कि ये हमें बता दे कि भाई एग्जैक्टली आपको जो है वो ऐसे डिजाइन चॉइसेस, चेंज का प्रोसेस डिजाइन करना है अगर आपके कॉन्टेक्चुअल फीचर्स ये हैं तो।
The 8 contextual features are constantly reconfigured to produce different pictures for each organizational situation. As a result, the change designs also vary. तो जब आप चेंज का प्रोसेस डिजाइन करने के लिए बैठेंगे तो आपको 8 कॉन्टेक्चुअल फीचर्स को देखना होगा, इन तमाम की कॉम्बिनेशंस को देखना होगा और उसके बाद आपने एक फैसला करना होगा कि एक वाइज डिसीजन क्या हो सकता है। मेरा चेंज एजेंट कौन होगा, मेरा चेंज कहाँ से स्टार्ट होगा, मेरे चेंज का रोल कौन परफॉर्म करेगा, मेरा एक्सटेंट ऑफ चेंज क्या होगा, मेरी स्पीड ऑफ चेंज कितनी होगी, मुझे चेंज की कौन सी इंटरवेंशन यूज करनी चाहिए। सिर्फ एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो मैं कहता हूँ लेट्स से कि भाई मेरे तमाम लोग जो वो रेडीनेस के ऊपर जो पॉजिटिव स्कोर करते हैं, कैपेबिलिटी के ऊपर भी पॉजिटिव स्कोर करते हैं, हम कैपेसिटी के ऊपर भी पॉजिटिव स्कोर करते हैं, बट वी डोंट हैव टाइम। तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, टेक्निकल और स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, मुझे तो लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करने की जरूरत है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की जरूरत है। जब रेडीनेस पॉजिटिव होगी और मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि चेंज आ जाएगा। लेकिन अगर रेडीनेस नेगेटिव है और मैं एजुकेशन प्रोवाइड करता हूं तो इसका रिजल्ट होगा एब्सोल्युटली जीरो। अब की दफा मेरे लोग ट्रेनिंग के ऊपर नहीं जा रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर नहीं जा रहे हैं, रेडीनेस तो नेगेटिव है, कोई फायदा नहीं होगा इनको ट्रेनिंग या एजुकेशन प्रोवाइड करने का। तो यहाँ पे अब जो है उसने कुछ जो है वो एग्जांपल्स दी हुई हैं कि हम कौन कौन सी चीजों को जो है वो यूज कर सकते हैं, हम ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अच्छा, द डिग्री ऑफ रेडीनेस फॉर चेंज कैन बी गेज थ्रू एटीट्यूड सर्वेज एंड इंटरव्यूज, हम ये ऑलरेडी जो है वो बात कर चुके हैं। और उसके बाद नीचे जो है वो कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि चेंज कैपेबिलिटी जो है वो किस चीज से जो है वो अफेक्ट होती है, कि ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरीके से वर्क कर रहा है। अगर हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सिस्टम आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है, हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सिस्टम्स जो है वो जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे लोगों की चेंज को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी या फिर हमारी चेंज कैपेबिलिटी जो है वो हाई होगी। अगर ये दोनों चीजें जो हमारी प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही, यानी हमारी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सही से काम नहीं कर रही, हमारी एचआरएम सही से काम नहीं कर रही, हमारी ओडी सही तरीके से काम नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशनल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी चेंज की कैपेसिटी कैपेबिलिटी जो है वो हाई होगी। जाहिर है कि हमारे लोग इस वक्त जो है वो चेंज के प्रोसेस को ड्राइव करने के लिए तैयार नहीं है अगर ये सब कुछ है तो। प्लस इसके अंदर जो है वो रिवॉर्ड्स हैं, अप्रेजल का क्राइटेरिया है, प्रमोशन का क्राइटेरिया है, टाइप्स ऑफ पीपल रिक्रूटेड है, परफॉर्मेंस मेजर्स हैं। मेरा ख्याल है कि ये सारी जनरल टर्म्स हैं जो हम अगर आप लोग चाहेंगे तो डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको सिर्फ देख लें, यहाँ पे तो हमें बात जो है वो समझ में आ रही है। सिर्फ मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जी अप्रेजल का क्राइटेरिया क्या है। अगर आपका अप्रेजल का क्राइटेरिया जो है वो टारगेट की अचीवमेंट से आगे बढ़ ही नहीं रहा और तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ टारगेट के पीछे भाग रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चेंज की कैपेबिलिटी आपकी जो है वो बहुत कम होगी। लेकिन अगर हमारा जो है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्राइटेरिया जो है वो टारगेट के पीछे तो भगाता है लोगों को, लेकिन कहीं उससे कहीं ज्यादा वैल्यू प्लेस करता है वो उन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर कि जहां लोग अपनी स्किल्स और एबिलिटीज को डेवलप कर रहे हैं कांस्टेंट बेसिस के ऊपर। तो अगर तो ये मैंने अपने अप्रेजल क्राइटेरिया बनाया हुआ है तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मेरी चेंज कैपेबिलिटी हाई होगी, ठीक है। तो ये जो है इसके अलावा 2-3 स्लाइड्स हैं हमारे पास, बड़ी जनरल सी स्लाइड्स हैं और मेरा ख्याल है कि हम ऑलरेडी जनरल स्लाइड्स को डिस्कस कर चुके होंगे, ठीक है। तो अभी आपका 1 मिनट से कम रह गया, आप इन्हीं क्रेडेंशियल्स को यूज करते हुए दोबारा लॉगिन होंगे और हम